Hello, dear students. Welcome to this 14th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, we have discussed about the assessment of working capitals and cost of production or production costing, whatever. So, under the assessment of working capital, I have discussed about operating cycle methods, drawing power methods, turnover methods, and maximum permissible bank finance methods, finally cash budget method. So these had been discussed in lecture 13th. Now I am going to discuss about the break even analysis. So I am here sharing my screen for your convenience. So uh, is it visible? Okay. So today I am going to discuss about profitability and break-even analysis. So as I have discussed that uh, after this session you will be able to describe the concept of profitability, explain the concept of break-even analysis, list the importance of analysis and explain the terms margin of safety. यानी आप इस लेक्चर के बाद आपके अंदर ये योग्यता आएगी कि आप प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसका व्याख्या कर लीजिएगा। देख कंसेप्ट इसके ब्रेक इवन एनालिसिस के पीछे क्या है उसको जान जाइएगा। देन इसका क्या महत्व है, ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या महत्व है ये भी आप जान जाइएगा। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है ये और इसका क्या महत्व होता है इसको भी आप समझ जाइएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉफिट्स अंडर प्रॉफिटेबिलिटी। सो profit is an absolute number determined by the amount of income or revenue above and beyond the cost public expenses a company incurs। यानी कि जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो खर्च हमारा है उसके ऊपर जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह इनकम या रेवेन्यू या उसे प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट? सो प्रॉफिटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी to utilize their resources in such a way that they can generate more revenue. They can generate more revenue than what they must pay expenses। यानी जो खर्च करता है उससे ज्यादा जो भी उसके पास संसाधन है उसका उपयोग करके उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता उसकी जो कैपेबिलिटी ही वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है। A company generates profits through operation. If company is not operating, it will not make any money। यदि कंपनी ऑपरेट नहीं हो रही तो कोई मनी नहीं। जैसा कि आप लॉकडाउन का एग्जांपल अभी देख लीजिए, ऑपरेशन नहीं हो रहा तो मनी मेकिंग नहीं हो रहा है, और मनी मेकिंग नहीं हो रहा है तो फिर जो है कि कोई प्रॉफिट नहीं है। सो व्हाट डज प्रॉफिटेबिलिटी मीन? थोड़ा सा हम एक्सप्लेन इसको करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज वन ऑफ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स for analyzing financial statements and company performance as a whole। यानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस एज ए होल में चार जो पिलर हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से एक जो है पार्ट उसका प्रॉफिटेबिलिटी है। अदर 3 क्या है? तो फर्स्ट है इफिशियंसी, उसकी क्षमता क्या है, ना उसकी दक्षता क्या है प्रोडक्शन का। देन सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी दैट मीन्स जो है कि जो ऋण जितना भी आपने लिया है उस ऋण को चुकाने की आपकी योग्यता क्या है। देन मार्केट प्रोस्पेक्ट, मार्केट प्रोस्पेक्ट का मतलब कि बाजार की संभावना उस प्रोडक्ट के लिए क्या है ना। तो इन सारी ये 3 अदर्स पिलर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। सो जो है कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर्स यूजेज दिस की कंसेप्ट टू एनालाइज हाउ वेल ए कंपनी इज डूइंग, हाउ वेल ए कंपनी इज डूइंग and the future potential it could have if operation were managed properly। और एक कहता है किस तरीके से एक कंपनी कितने अच्छे से वर्क कर रही है यदि
ना, ये ऑपरेशन इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो इसका संभावित भविष्य में इसकी संभावना क्या हो सकती है ना, इसका और जो है पोटेंशियल क्या हो सकता है ना, इस पे फोकस करता है। देन द टू की एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। दो इसका जो की एस्पेक्ट, पहला रेवेन्यू यानी इनकम, जो आय कहते हैं इसको, राजस्व, और दूसरा है एक्सपेंसेस यानी इसको बोलते हैं क्या, खर्च। यानी राजस्व और खर्च जो है दो की एलिमेंट्स है किसका, तो प्रॉफिटेबिलिटी का। सो रेवेन्यू आर द बिजनेस इनकम ना, रेवेन्यू क्या है, एक बिजनेस इनकम है। दिस इज द अमाउंट, सॉरी यहाँ इज छूट गया है, यहाँ इज होगा, आप नोट कर लीजिएगा ना। This is the amount of money earned for customers from customers by selling products or providing services। यानी ये मनी क्या होता है कि हम जो कस्टमर है उसको अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस को सेल करके, और या तो सर सेवा सेल करके या सर्विस सेल करके हम पैसा कमाते हैं। जनरेटिंग इनकम इज नॉट फ्री, however business must use their resources in order to produce these products एंड प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। यानी जो भी इनकम, जो जनरेटिंग इनकम हम करते हैं तो ये फ्री नहीं है। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो वो अपना जो भी हमारा रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का प्रयोग करके ऐसा प्रयोग करते हैं ताकि हम जो है कि प्रोडक्ट और सर्विस का उत्पादन कर पाएं और उसको सेल आउट करके फाइनली हम प्रॉफिट को अर्न कर सके, ठीक ना। अब जो है कि रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, लाइक कैश, जैसे कैश है जो हमको मतलब मोर, सबसे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो यदि कोई एसेट्स है वो कैश है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी दो लेक्चर में 12 और 13 में मैंने बता रखा है आपको। तो लाइक कैश आर यूज टू पे फॉर एक्सपेंसेज लाइक एम्प्लॉय पेरोल, यानी कर्मचारी को भुगतान करने के लिए, रेंट के लिए, यूटिलिटीज के लिए, एंड अदर नेसेसिटीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी आवश्यकता है उन सभी के पेमेंट के लिए कैश क्योंकि की जरूरत होती है। क्योंकि कैश क्या है कि हाईली लिक्विड है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज। ये क्या करता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेज यानी हमारी आय क्या हुई, हमारा खर्च क्या है, इसके बीच रिलेशन बताता है, टू सी हाउ वेल कंपनी इज परफॉर्मिंग, कितना अच्छे से कंपनी परफॉर्म कर रही है, एंड फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ एक कंपनी माइट है, और क्या इसका भविष्य में संभावित ग्रोथ हो सकता है कंपनी का, इसके बारे में, ठीक ना। तो ये तो हमारा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के परफॉर्मेंस, रेवेन्यू जनरेशन, इन सारी चीजों से ही डिटरमाइन होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इवन इसमें इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। Break even analysis is used to determine the level of operation at which a firm makes no profit and incurs no losses। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस के पॉइंट पे फर्म को न तो कोई प्रॉफिट होता है न कोई लॉस होता है, यानी उस नो प्रॉफिट नो लॉस को ये बताता है ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट। एट दिस स्टेज द प्रॉफिट लेवल इज जीरो। यहाँ प्रॉफिट लेवल जीरो होता है। दिस एनालाइज will enable an entrepreneur to ascertain the minimum production level so that he can meet all liabilities without incurring loss। यानी ये जो प्रोडक्शन करने वाला है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसको यह बताता है, यह सुनिश्चित करना सिखाता है कि हमें कहाँ कम से कम कितना उत्पादन करना होगा ताकि जो है कि हम लॉस न झेल सकें, ठीक ना। नेक्स्ट इसके जो कंपोनेंट यूज करता है ब्रेक इवन एनालिसिस, यूजेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कर्व्स टू डिमोन्स्ट्रेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये सारे कर्व को यूज करके हम ब्रेक इवन पॉइंट को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट टर्म। यानी जब उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उससे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे उसको बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, वो फिक्स्ड है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज है उनकी रेगुलर सैलरी इतनी दी जा रही है। देन रेंट पेड ऑन
नॉन कैंसिलेबल लीज, मॉर्टेज पेमेंट, प्लांट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, फिर डिप्रिसिएशन, जो भी ये है शॉर्ट टर्म में सारी चीजें परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए इसका लाइन जो है कि हॉरिजेंटल होता है। जैसा कि नीचे ये देख लीजिए, ये है आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, जो कांस्टेंट है कि एक बार में आपने मशीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, और जो भी इक्विपमेंट्स जो परमानेंट है उसको एक बार खरीद के आप एक ही बार इन्वेस्ट करके लगा दिए, तो शॉर्ट टर्म में उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। Then second is the variable cost. What is variable cost? A variable cost is the cost which varies with the level of production. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होते जाएगा। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं इसको, ये वेरिएबल कॉस्ट को बता रहा है। ये क्या कर रहा है कि जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, देखिए प्रोडक्शन मान लेते हैं कि यहाँ 100 यूनिट था, इसको बढ़ा के 200 यूनिट हम यहाँ कर दिए, तो 200 यूनिट में देखिए वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, 100 यूनिट पे, यदि मान लेते हैं कि 200 रुपया था, लेकिन ये बढ़ा दिए तो अब कितना हो गया, 400 हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग होते होते भी बढ़ता है, यानी उसके जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसा बताया, इफ आउटपुट डबल देन वेरिएबल कॉस्ट वुड बी डबल, इफ आउटपुट हाफ देन वेरिएबल कॉस्ट वुड बी हाफ। यानी यदि हाफ हो जाएगा जो है आउटपुट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ हो जाएगा। सो इफ आउटपुट जीरो देन नो वेरिएबल कॉस्ट वुड बी इनकर्ड, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंपोनेंट पैकेजिंग कॉस्ट, रॉयल्टी, तो ये सारे कॉस्ट तभी आएंगे ना जब हम प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन करवे नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, तो अब देखिए इसी को यहाँ से समझ लेते हैं। इसको यदि हम हाफ कर देते, कम दिए, तो और कॉस्ट भी, यानी प्रोडक्शन कम किए थे भी कॉस्ट। तो जैसे जैसे जो वेरिएबल कॉस्ट और जो टोटल कॉस्ट होता है, वो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का योग टोटल कॉस्ट होता है। यानी आप इसको इतना को जोड़ दीजिए, इतना और प्लस इतना कर दीजिए, तो टोटल आपका यहाँ से यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो है कि आप देख सकते हैं। अब ये था आपका क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू टोटल रिसीप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी हम जो हमारा जो क्वांटिटी में, जो गिवन क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज है, उसको बेचने से जो हमें इनकम प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। इट इज द टोटल इनकम ऑफ ए बिजनेस एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड एट प्राइस ऑफ गुड्स, एट द प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी ये बताता है टोटल इनकम को कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे जब हम बेचते हैं, तो टोटल क्वांटिटी से जितना भी बिका उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू बताएगा। यानी ये जो बिक्री से जितनी आय होती है उसको बताता है। देन a break even analysis is that point at where revenue equal to expenses, revenue equal to expenses. It can be demonstrated with the help of following graph। जैसा कि आप एक ग्राफ, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा देख पा सकें आप। अब इसको देखिए, ये क्या है कि देखिए कॉस्ट और रेवेन्यू, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या बताता है, कॉस्ट और रेवेन्यू को। ये जो है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है। ये देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को। अब जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं आपको ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है, इस कौन किस चीज को बता रही है, ये लाइन टोटल रेवेन्यू को बता रहा है, और ये जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट को बता रहा है। देख रहे हैं। अब जो है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट, ये जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ, यानी नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिचुएशन है। क्यों नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिचुएशन है? इसके पहले देखिए, इससे पहले क्या है कि टोटल कॉस्ट इतना है और रेवेन्यू इतना है, ठीक ना। यानी यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्शन इस स्टेज में किसी भी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट ए है, और ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर
पॉइंट यदि टी है तो टी पॉइंट से पहले प्रोडक्शन करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉस है। इसके बाद जो हम प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, टोटल रेवेन्यू ऊपर हो गए, टोटल कॉस्ट कम हो गया, यानी प्रॉफिट का जोन आ गया। तो इस एरिया में हमारे लिए प्रोडक्शन करना उचित रहेगा। अब जो है कि जैसा कि मैं लिखा हूं कि एज गिवन इन द एबव ग्राफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड वेयर टी आर इक्वल टू टी सी। यानी यहाँ पर टी आर देखिए, टी आर है, ए टी सी है, ये दोनों बराबर है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब अच्छा, ब्रेक प्रायर टू दिस स्टेज टी सी इज एबव टी आर। देखिए यहाँ टी सी क्या है ना, टोटल कॉस्ट वाला लाइन है, कहाँ है, ये टी आर वाला लाइन से ऊपर है, ठीक है, एबव टी आर, एंड द फर्म इज मेकिंग लॉस है। यहाँ देखिए ये फर्म क्या कर रही है, लॉस यहाँ झेल रही है। इट स्टार्ट्स अर्निंग प्रॉफिट्स आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद इधर देखिए ये क्या है, जैसे जैसे फर्म बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट का रेंज बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो ये आप समझ गए, अब हमको लगता है समझ गए होंगे आप। अब इसका जो है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम समझते हैं कि व्हाट इज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है और ये क्या बताता है, ठीक। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस, द टर्म्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर एबव द ब्रेक इवन पॉइंट ना। इन अदर वर्ड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी शो हाउ फार सेल्स कैन फॉल बिफोर लॉस इज मेड। यानी कि ये बताता है कि, पहले तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए यहाँ कि इसका सेल कितना, पहला जो लाइन बोला कि टर्म्स मार्जिन सेफ्टी इंडिकेट अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर एबव ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इसके ऊपर कितना सेल है उसको बता रहा है। दूसरे शब्दों में कह रहा है कि कितना जो है कि हाउ फार सेल्स कैन फॉल बिफोर लॉसेज मेड, यानी हानि होने से पहले कितना तक यहाँ तक गिर के आ सकता है और इस पॉइंट तक वो लेके आ सकता है, तब पर भी उसे हानि नहीं होगा। लेकिन जेम ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये हानि वाला जोन में वो आ जाएगा, ठीक ना, यानी लॉस वाले एरिया में। अब जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिमोन्स्ट्रेट ऑन ग्राफ बाय डिस्टेंस बिटवीन बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एंड आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस। तो देखिए ये बीईपी पॉइंट है और आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस यहाँ, यानी दिस इज द बजटेड आउटपुट, यानी एक्स यूनिट बजटेड है, फुल कैपेसिटी का प्रयोग करके यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है। इट शोज दैट इफ दिस डिस्टेंस is shortened then a small decrease in output or sales will reduce the profit greatly। यदि ये मान लेते हैं कि और कम रहे, ये डिस्टेंस और कम रहे, जैसा कि मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ पे है, तो थोड़ा सा भी प्राइस जो है कि प्रोडक्शन कम करते हैं तो हमको लॉस ज्यादा होता है। यदि और कम ये रहे तो जितना ही डिस्टेंस ये दोनों के बीच में ब्रेक इवन आउटपुट एंड जो है कि एक्चुअल आउटपुट के बीच में जितना ही डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ये अच्छी बात है। वही बात यहाँ बोला गया है कि shorten the distance, short then a small increase in output और sales will reduce the profit greatly। यदि जो है कि so that if distance is short then a small ना, यदि डिस्टेंस जो है is short then a small decrease in output ना, सेल्स विल रिड्यूस द प्रॉफिट ग्रेटली, यानी ठीक है, यहाँ पे यानी डिस्टेंस छोटा रहेगा तो थोड़ा सा भी कम होगा आउटपुट तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो है कि प्रॉफिट में गिरावट आएगी। इफ डिस्टेंस इज लॉन्ग, यदि डिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन्स बिजनेस कुड स्टिल बी मेकिंग प्रॉफिट ना, ग्रेटर प्रॉफिट आफ्टर ए ग्रेट रिडक्शन इन आउटपुट। यदि ज्यादा से ज्यादा यानी यहाँ से यहाँ भी आता है तब पर भी प्रॉफिट होता है, यहाँ से यहाँ भी पहुंचता है तब पर भी प्रॉफिट होती है। तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या इसका महत्व है ब्रेक इवन एनालिसिस का, उसको हम देखते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प टू टेक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई हमें कब इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ना, ये उचित समय है कि नहीं है, इसमें हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। देन इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग, हमें प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, कि दूसरे से खरीद के यूज कर लेना है, इसमें भी ये मदद करता है। सेकेंड थर्ड पॉइंट है break even analysis is an important tools for product pricing।
ना। वंस बीईपी इज नोन, द एग्जैक्ट फैक्ट्री प्राइस कैन बी डिटरमाइन वेरी इजीली। यदि जानते हैं हम उस पॉइंट को, तो बहुत आसानी से जो है कि प्रोडक्ट का प्राइस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू डिसाइड वेदर और नॉट टू अलाउ एनी डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजिंग। ये भी हमको मदद करता है कि हमें बल्क कोई परचेज कर रहा है तो उसको डिस्काउंट देना है नहीं देना है। इफ सो, यदि देना है, सो हाउ मच डिस्काउंट कुड बी अलाउड, ना कितना हम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ये भी। देन हेल्प टू मेक प्राइस और बाई डिसीजन, या प्राइस और उसको खरीदने का डिसीजन में मदद करता है। इन केस देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यदि इसका डिमांड बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, तो ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प टू मेकिंग करेक्ट डिसीजन वेदर टू प्रोड्यूस मोर टू मीट द डिमांड और बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर यूनिट्स एंड मीट द डिमांड। यानी कि यदि एकाएक डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हमें उसके लिए प्रोडक्शन करना है या किसी दूसरे फॉर्म से खरीद कर उस डिमांड को फुलफिल कर देना, इसका भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। सो समटाइम्स buying production from another unit may be cheaper than producing more in the firm। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरे से खरीद कर ही उसको पेमेंट कर दे, ठीक ना। दूसरे से खरीद कर उसका पेमेंट कर दे उत्पादन, सॉरी, खरीद कर हम सेल आउट करें बनिस्पत की उसे हम खुद ही प्रोड्यूस करें। तो ये भी डिसीजन लेने में ये मदद करता है। अगेन जो है फिफ्थ पॉइंट है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस आल्सो हेल्प टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें, जैसा कि आपने देखा ना कि कितना कितना प्रोडक्शन और आउटपुट कम कर सकते हैं, फिर भी हम प्रॉफिट के जोन में रह सकते हैं। ये भी मदद करता है कि आपको निर्धारित करने में कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर आपको प्रॉफिट कितना होगा। अब इसके लिमिटेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सो इसका लिमिटेशन फर्स्ट है, फर्स्ट लिमिटेशन है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ऑल कॉस्ट नीड टू बी क्लियरली कैटेगराइज्ड इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हिच में नॉट बी पॉसिबल एवरी टाइम। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सभी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में कैटेगराइज करना होगा, लेकिन ये हमेशा इस तरह का करना टफ है, पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट है फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑपरेशन इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई द ब्रेक इवन एनालिसिस ना। अब जैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट है या कोई मल्टीपल प्रोडक्ट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस को अप्लाई करना थोड़ा सा टफ है। अगेन कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। पूरा आपके पास तथ्य रहे, पूरी एकदम डाटा रहे, तभी आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट, द एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड यूजफुली। सो इस तरीके के यदि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं मिले तो इसका एनालिसिस जो है सही से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हम आज प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन एनालिसिस को लर्न किए। ये आप यदि ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये दो बुक जो मैं रिकमेंड किया हूँ वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी ये सब भी लिंक है जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी पढ़ने के लिए। ओके, तो इसके साथ ही मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। यदि इसके बाद भी यदि कोई आपका डाउट हो तो आप हमसे गूगल मीट में आवाज करने के बाद आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन।